A very warm good afternoon to all of you, and once again I am back with another quotation related to essay writing. और कोटेशन को डीक्लटर करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड उस कोटेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे. आई एम बैक with my favorite subject, which is essay writing, and my name is Kuber Singh. I am your educator for IR, for internal security as well as for essay writing. और आज के वीडियो में हमारा जो थीम रहेगा essay के टॉपिक का वो एग्रीकल्चर से ओरिएंटेड रहेगा. मैं आपको एक कोटेशन दिखाना चाहता हूं. हैव अ लुक एट द कोटेशन. The ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the cultivation and perfection of human beings. कितना डीप फिलोसॉफिकल कोट है. यह कहा गया था कोटेशन बाय मासुनोबु फुकुओका. एक जापानीज फार्मर थे, जापानीज ह्यूमैनिस्ट थे. यह बहुत डीप कोटेशन है. यानी कि केवल फार्मिंग करने का आउटकम यह नहीं है कि आपने जो क्रॉप्स ग्रो करे हैं, वो आपने जो क्रॉप्स प्लांट करे हैं वो ग्रो कर जाए, लेकिन ये पूरे प्रोसेस ऑफ फार्मिंग में, कल्टीवेशन में इंसान की भी ग्रोथ होती है. जैसे जब हम सीड को सो करते हैं, हम किसी क्रॉप को सो करते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी कठिनाइयां क्रॉप्स को फेस करनी पड़ती है. बारिश आती है, कभी बहुत धूप होती है, आंधी आती है, तूफान आता है. कुछ ऐसा हमारे साथ भी होता है, इंसानों के साथ, कि हमारे भी ग्रोथ के प्रोसेस में कितनी सारी मुश्किलें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स कितने सारे हमको भी देखने पड़ते हैं. तो यानी कि एक चीज जो कि बहुत कॉमन है क्रॉप्स में और ह्यूमन बींग्स में, वो है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. अब जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस के जरिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं. उनको सनशाइन चाहिए, वाटर चाहिए, हम फर्टिलाइजर्स देते हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं, आप इंसेक्टिसाइड्स देते हैं. उसी तरह से हमारे ग्रोथ के लिए हमको जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन जो एलिमेंट्स हैं हमको मिलते रहते हैं, वातावरण से भी मिलते हैं, बाकी हमारे पेरेंट्स भी हमें देते हैं. लेकिन ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो केवल न्यूट्रिशन से रिलेशन नहीं रखता. यानी कि क्रॉप्स को केवल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रोथ के लिए, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि क्रॉप्स को नर्चर करते हैं, और ह्यूमन बींग्स को भी कई सारी चीजें नर्चर करती हैं. तो यानी कि फार्मिंग करने से आपकी ग्रोथ एज अ फार्मर तो हो ही रही है, लेकिन आपकी ग्रोथ एज अ ह्यूमन बींग भी हो रही है. और ह्यूमन बींग्स फार्मिंग के प्रोसेस के जरिए नेचर के तो क्लोज आते ही आते हैं, लेकिन अपने आप को भी परफेक्शन के टुवर्ड्स, एक्सीलेंस के टुवर्ड्स लेके जाते हैं. अब ये कोटेशन को थोड़ा लेमैन टर्म्स में हमने डीक्लटर करा. अब थोड़ा स्पेसिफिक हम इस चीज में जाते हैं, स्पेसिफिकेशन में जाते हैं. तो पहले मेरी आदत रहती है, तो जैसे ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि मैंने अपने एसे फाउंडेशन कोर्स में डिस्कस किया है. तो मेरी आदत क्या है कि लेक्चर शुरू करने से पहले मैं पहले उस टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करता हूं, उस टॉपिक को इंटरप्रेट करता हूं, ताकि बच्चे को आसानी लगे टॉपिक के बारे समझने में. देखो, एसे के थीम्स कई सारे होते हैं, एग्रीकल्चर बीइंग वन ऑफ देम. वुमेन एम्पावरमेंट है, डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनोवेशन है. एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है एसे राइटिंग का, और उस थीम से रिलेटेड ये टॉपिक, ये कोटेशन आपके साथ मैं लेके आया हूं. उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो का भरपूर आनंद भी उठाएंगे. तो ये कोटेशन मासुनोबु फुकुओका के द्वारा कही गई है, और ये रिफ्लेक्ट करता है एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, व्हिच मींस कि एग्रीकल्चर इज आल्सो अ मींस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली अ प्रोसेस जिसके जरिए आप खाना खाते हैं या फूड प्रोडक्शन होता है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है. कॉलमनिस्ट यानी कि जो ऑथर हैं, यानी कि जिन्होंने ये कोटेशन कहा है, वो ये कहते हैं कि फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना, इज ट्रांसेंडिंग इट्स बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. यानी कि फार्मिंग इज नॉट ओनली मेंट टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. फ्यूकुओका ये कहते हैं कि इट इज अ मींस which serves as a transformative practice, जो कि इंसानों को कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्ट करता है, फॉस्टर करता है माइंडफुलनेस, और कुछ ऐसे सिद्धांत फार्मिंग के जरिए हम समझते हैं, जैसे कि पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजिलियंस. आपने आज कोई सीड को सो करा है, वो एकदम से कल बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनने वाला है, उसको टाइम लगेगा, साल 2 साल लगेंगे. आप कोई क्रॉप सो करते हो, उसका जो हार्वेस्टिंग साइकिल होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, वो 6 to 8 months का होता है.
अब आगे राबी सीजन आने वाला है, तो डू यू थिंक राबी सीजन में आते सार ही आप हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे? नहीं, आप राबी सीजन का ऑनसेट शुरू होता है अक्टूबर नवंबर से, लेकिन हार्वेस्ट कब होती है? मार्च अप्रैल में जाके। तो इट टेक सम टाइम। तो विच मीन्स कि फार्मिंग के जरिए हम और भी कई सारी बातें समझते हैं। पेशेंस, अपनी फसल के टुवर्ड्स पेशेंस बनाए रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फसल के टुवर्ड्स। आपका जो शरीर है वो भी फसल से कम तो नहीं है। आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो उठना बैठने का तौर तरीका है, आपका जो सोचने का तौर तरीका है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। तो जैसे एक फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लीजिए एक फार्मर के पास 1 एकड़ की जमीन है, तो 1 एकड़ की जमीन पे जो फार्मर क्रॉप्स ग्रो कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फार्मर समझता है अपने क्रॉप से। इसी तरह से हम ह्यूमन बींग्स भी फार्मिंग के प्रोसेस से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉट ओनली टुवर्ड्स द सेल्फ बट ऑल्सो टुवर्ड्स द सराउंडिंग। एंड रेजिलियंस, एक क्रॉप के ग्रोथ प्रोसेस में, जैसे आपको मैंने बताया कि क्रॉप्स को आप अभी सो करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में वो बहुत बड़ा पेड़ उग गया। रेजिलियंस यानी कि कई सारी चुनौतियां आएंगी, कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी बारिश नहीं होगी, कभी बहुत सारा बारिश होगी, आपकी फसल खराब होगी, कुछ क्रॉप्स होंगे जो कि खत्म हो जाएंगे, कुछ क्रॉप्स होंगे जो नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो यानी कि रेजिलियंस भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत रेजोनेट करती है, ठीक उसी तरह से जैसे क्रॉप्स में रेजिलियंस होती है ग्रो करने की। Now the act of farming requires a very deeper understanding of the natural processes and you have to work in harmony with the environment. आप वातावरण को एक्सप्लॉइट करके फूड प्रोडक्शन को या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं, और इस रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। और अगर इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप मॉरली तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा ग्रोथ लेके आ पाएंगे। आपको सेल्फ अवेयरनेस मिलेगा और आपको एक डीपर सेंस ऑफ वेलबींग होगा, डीपर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी होगा, डीपर सेंस ऑफ सराउंडिंग होगा। इन अ सेंस, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज मिररिंग द कल्टीवेशन ऑफ पर्सनल ग्रोथ। द हार्ड वर्क, द केयर, द अटेंशन विच इज रिक्वायर्ड टू फार्म, दिस इज वेरी वेरी सिनोनिमस टू द वर्च्यूज जो कि इंडिविजुअल्स को रिक्वायर्ड होती हैं टू डेवलप, जैसे कि ह्यूमिलिटी, परसिवियरेंस, इकोसिस्टम की रिस्पेक्ट करना। तो ये कोटेशन सजेस्ट करता है कि अल्टीमेट रिवॉर्ड फार्मिंग का इज नॉट ओनली कि आपने कितने क्विंटल राइस या कितने क्विंटल वीट ग्रो किया है, बट अल्टीमेट प्रोसेस, अल्टीमेट रिवॉर्ड इज द एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड ह्यूमन विजडम। नाउ डू नथिंग फार्मिंग। डू नथिंग फार्मिंग एक बहुत इनोवेटिव टेक्निक है जो कि फ्यूकोका के द्वारा डेवलप करी गई थी। मासानोबु फ्यूकोका के द्वारा, ये एक जापानीज फार्मर थे, इन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी थी। एक कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग टेक्निक है डू नथिंग फार्मिंग। इनका यह मानना था कि अगर एग्रीकल्चर के प्रोसेस में इंसान इंटरवीन ना करे तो वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 1913 में जन्म हुआ इनका जापान में, और ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पे ट्रेन हुए और प्लांट पैथोलॉजी में इन्होंने स्पेशलाइजेशन अचीव किया। फ्यूकोका की लाइफ एक बहुत ड्रामेटिक 360 डिग्रीज टर्न लेती है जब 25 साल की उम्र में उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, और उस अवेकनिंग के चलते वो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया साइंटिफिक नॉलेज और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे। इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एनेक्डोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिकली अगर आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग रिलेटेड कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई एग्जांपल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर देना चाहते हैं। तो 25 साल की उम्र में उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया जो उस वक्त की मॉडर्न कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करी जा रही थी। उन्होंने यह बिलीव करा कि ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर वॉज नॉट रिक्वायर्ड। ह्यूमंस का इंटरवेंशन इन नेचर के कारण नेचर पे इंपैक्ट हो रहा है, और उनका यह मानना था कि हजारों साल पुराना जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स हैं, जब पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल किए जाते थे तो वो ज्यादा बेहतर था, बिकॉज उसका इंपैक्ट कुदरत पे कम होता था, उसका इंपैक्ट प्रकृति पे कम होता था। और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से नेचुरल जो बैलेंस है, जो संतुलन है वातावरण का, वो बिगड़ना शुरू हो गया है। उनकी अप्रोच ने एम्फसाइज किया मिनिमलिज्म पे, मिनिमल इंटरफेरेंस विद नेचर पे,
कि प्लांट्स को मौका दिया जाए कि वो नेचुरली ग्रो करें इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट, डू नॉट इंटरफेयर इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। उन्होंने प्रपोज किया कि कोई केमिकल्स नहीं, कोई मिनिमल टिलिंग नहीं, कोई डायरेक्ट सीडिंग नहीं, essentially allow the nature and let the nature guide the growth process in farming। तो उनके यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। नंबर 1, नो टिलेज, यानी कि अवॉइडिंग टू डिस्टर्ब द सॉइल अननेसेसरली, बिकॉज दैट वुड अल्टीमेटली टिलिंग वुड अल्टीमेटली लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, जिसके कारण इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में वो डैमेज होंगे। देन नो केमिकल फर्टिलाइजर्स और प्रिपेयर्ड कॉम्पोस्ट। नेचर अपने आप, प्रकृति अपने आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है थ्रू द डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इस करके कोई कॉम्पोस्ट या केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो वीडिंग बाय टिलेज और हर्बिसाइड्स। वीड जो वीड्स हैं जिसके लिए आप हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स यूज करते हैं, वीड्स का एक नेचुरल पर्पस है एंड दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्लांटिंग ग्राउंड कवर एंड क्रॉप्स व्हिच इज सप्रेसिंग देम। एंड नो डिपेंडेंस ऑन केमिकल्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स को यूज करने की जगह जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, यूज नेचुरल प्रेडेटर्स एंड क्रॉप डाइवर्सिटी टू मैनेज द पेस्ट। अगर ये 4 प्रिंसिपल्स एग्रीकल्चर में, फार्मिंग के प्रोसेसेस में अगर आज भी फार्मर्स अपनाते हैं, कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग जिसको डूइंग नथिंग फार्मिंग कहते हैं, डू नथिंग यानी कि डोंट इंटरफेयर इन एनी काइंड ऑफ प्रोसेसेस एंड डोंट इंटरफेयर विद द नेचुरल फार्मिंग प्रोसेसेस, तो शायद फार्मर्स अपनी यील्ड और अपनी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ा पाएंगे। Isn't this what farmers were doing thousands and thousands of years ago? Whether if we talk about the Indus Valley civilization or if we talk about the civilization in Egypt or in other parts of West Asia। 1975 में फ्यूकोका ने एक बुक पब्लिश करी, द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, जिसमें आउटलाइन करा गया उनकी जो फार्मिंग फिलॉसफी है। और 1975 में बुक जब पब्लिश करी गई तो इस बुक ने दुनिया भर में लोगों को काफी इंस्पायर किया। इनके मेथड्स ने प्रूव करा कि नेचुरल फार्मिंग कुड बी वेरी प्रोडक्टिव एंड ही सक्सेसफुली अप्लाइड दीज 4 टेक्निक्स, जो 4 टेक्निक्स आपके साथ मैंने डिस्कस करी है अपने फार्म पे, और राइस, बार्ले और फ्रूट ट्रीज को ग्रो करा विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, allowing the nature to be a big catalyst for the growth of his crops। फ्यूकोका की लेगेसी was extending beyond agriculture। उनके जो आइडियाज थे वो आज भी रेजोनेट करते हैं with the growing green activism, with the growing environmental movements। और उनकी आइडियोलॉजी ने एम्फसाइज करा the importance of reconnecting with nature and sustainable living। और उनकी ये फिलॉसफी ने कितनी सारी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, पर्माकल्चर और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक्स को रीइंट्रोड्यूस किया, जो कि ट्रेडिशनल तौर तरीकों से हजारों साल पहले फॉलो किए जा रहे थे। और इसी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के आधार पे उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि जैसे फार्मिंग बहुत बढ़िया हो सकती है, फार्मिंग के प्रोसेस से कितना कुछ क्रॉप्स को मिल सकता है, कितना कुछ फार्मर लर्न कर सकता है, उसी तरह से इंसानों को भी कुदरत पे भरोसा रखना चाहिए, नेचर के नियम पे भरोसा रखना चाहिए, ज्यादा अपने लाइफ में मॉड्यूलेशन नहीं करना चाहिए, ज्यादा अपने लाइफ में इतना संतुलन नहीं करना चाहिए, और नेचर के साथ बने रहने में इंसान भी एक्सेलेंट एंड परफेक्ट ह्यूमन बींग्स के तौर पे उभर के सामने आ सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की आइडियोलॉजी जो कि फ्यूकोका ने दी, उसी तरह से ये सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आज हमको इंस्पिरेशन देती हैं सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस के तौर पे। दोस्तों, हमारा बहुत बेहतर एक फाउंडेशन कोर्स है। ये छोटा सा झलक था जो आपने देखा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था एस्से का, जिसका सिर्फ मैंने लगभग 10-12 मिनट का जो कंटेंट है आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, हमारा बहुत मजेदार फाउंडेशन कोर्स है, एस्से फाउंडेशन कोर्स है, जो कि केवल आपको एस्से राइटिंग में नहीं बट ऐसे कितने सारे ढेरों सारे एग्जांपल्स जो कि मैं लेके आऊंगा आपको जीएस में भी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, ये फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, केवल आपका फायदा एस्से राइटिंग में नहीं बट जीएस आंसर राइटिंग में भी बहुत होने वाला है। इस एस्से फाउंडेशन कोर्स में 50 मॉडल एसेज विद वीडियो एंड द पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके 5 एस्से के टेस्ट होंगे जिसको इवैल्यूएशन मेरे द्वारा की जाएगी, और साथ के साथ
आपको इसमें PYQ एनालिसिस भी मिलेगा, यूपीएससी PYQ एनालिसिस फ्रॉम 2019 टू 2024 भी आपको मिलेगा। दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ 7,650 एट द मोमेंट। ये लास्ट बैच है, ये एसए का इस साल का लास्ट बैच है। अब इसके बाद कोई एसए का बैच लॉन्च होगा तो वो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद ही होगा, 2025 प्रीलिम्स के बाद। सो दोस्तों अभी भी जनवरी एंड तक, 31 जनवरी तक आपके पास टाइम है कि आप एसए राइटिंग के ऊपर गौर कर सकते हैं। ये प्राइस 7,650 टेक्निकली देखा जाए तो आपको पर मंथ 600 to 700 रुपीज ही पड़ेगा, बिकॉज ये कोर्स की वैलिडिटी सितंबर 30 सितंबर 2025 तक है। इस कोर्स से संबंधित जानकारी लेने के लिए अभी टोल फ्री नंबर पे कॉल जरूर करें, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। मिलूंगा बहुत जल्द आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।